So, welcome all, and today I'm going to talk about cultivation of pigeon pea. तो आज हम जो क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? पिजन पी। पिजन पी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि अरहर भी होता है। अरहर हम कह सकते हैं पिजन पी का दूसरा नाम है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या इसकी विशिष्ट बॉटनिकल डिस्पर्सन है और क्या इसमें विशेषताएं हैं। इसको कितना टेम्परेचर की जरूरी होता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसकी उपज में क्या क्या हमें जरूरी होता है और किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, जो कि अरहर के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन में बोटनिकल नेम इज कैजनस कैजन, इसकी साइंटिफिक नेम है जिसको बोटनिकल नेम भी कहते हैं। इट्स बिलोंग टू द फैमिली इज लेग्यूमिनेसिए। जो ये है वो लेग्यूमिनेसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसकी ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन जो है इसका, ये इंडिया है। ये इसकी नेटिव स्टेट यहाँ, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था? ये इंडिया में उगाया गया था। इसके बाद लिखा गया कि पिजन पी इज कॉमनली नोन एज रेड ग्राम, तूर एंड अरहर। इन इंडिया सम पार्ट इट्स आल्सो कॉल्ड द रेड ग्राम, एंड इन सम पार्ट आल्सो कॉल्ड तूर। यानी कि इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अरहर को तूर कहते हैं। और कुछ पार्ट में जो पिजन पी है उसको अरहर भी कहते हैं। पिजन पी इज इंग्लिश नेम, सो अरहर इज हिंदी नेम, एंड also another name is tur, red gram, these things. And अरहर is the second most important crop इन कंट्री। यानी कि जो अरहर की क्रॉप्स है, ये सेकंड मोस्ट पल्स क्रॉप है। जो दलहन दलहन के क्रॉप्स होते हैं, दलहन फसल होती है, वो सेकंड स्थान पे आता है अरहर का। इसके बाद लिखेंगे इट इज मेनली ईटेन इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट पल्स एज दाल। ये कैसे खाया जाता है? दाल के रूप में हम लोग खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूट्रिएटिव वैल्यू कितने होते हैं, इसकी न्यूट्रिएटिव वैल्यू कितनी होती है, जो दाल है उसकी न्यूट्रिएटिव वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा गया सीड ऑफ द अरहर आर आल्सो रिच इन आयरन, आयोडीन, एसेंशियल एमिनो एसिड। जो अरहर की सीड है उसमें क्या क्या कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? आयरन होते हैं, आयोडीन होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कितने परसेंटेज में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अरहर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, या पिजन पी में कितने परसेंट फैट होता है। तो यहाँ पे ये डाटा दिया गया है, जो लिखा गया है कि प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा, जो कि कितना है? 22.3%। फैट 1.7%। मिनरल्स कितने होते हैं? 3.5%। कार्बोहाइड्रेट कितने हैं? 57.6%। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोटीन होता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रोटीन होता है, एक नंबर पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद क्या है कि कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कितना होता है? 73 mg होता है पर 100 ग्राम में। आयरन कितना होता है? 5.8 mg मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम में। और मॉइस्चर कितना कंटेंट होता है इसमें? मॉइस्चर कितना होता है इसमें? जो अरहर की दाल है उसमें कितनी परसेंट नमी होता है? जो अगर हम 100 ग्राम लिए तो इसमें कितना होगा? 13.4% होता है। ये सारा किसके बारे में था? ये सारे थे न्यूट्रिएटिव, और हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू जो होता है, ये सारे इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अब हम देखते हैं कि इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट, इसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, किया गया है, और कितने एरिया में ये ग्रो करता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे लिखा गया है कि 36 लाख हेक्टेयर लैंड इज यूज फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में 36 लाख हेक्टेयर लैंड यूज होता है किसमें? फॉर कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी। पिजन पी के कल्टीवेशन में कितना यूज होता है लैंड? 36 लाख हेक्टेयर। एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ पिजन पी इज अबाउट 27 लाख टन।
ये पर हेक्टेयर, नहीं नहीं, ये पर हेक्टेयर नहीं है। यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का एक साल में, वो कितना है? 27 लाख टन। इतना उपज होता है पूरे इंडिया में। कितने लैंड में? 36 लाख हेक्टेयर में। मोर देन 80% ऑफ अरहर प्रोडक्शन फ्रॉम 6 स्टेट, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और यूपी एंड झारखंड। ये सारे स्टेट में 80% जो अरहर के टोटल प्रोडक्शन का प्रोडक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में? यहाँ पे हमने देखा है कि कितना लैंड यूज होता है, कितना प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है। जो अरहर की क्रॉप्स है, जो पिजन पी है, वो बिहार में भी कल्टीवेट होता है। लगभग कितने एरिया में होता है? 21,531 हेक्टेयर में होता है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन का 7.65% होता है। इन बिहार में ज्यादातर जो साउथ एरियाज है, उसमें प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की। जो हमें अगर पिजन पी ग्रो करना है, उसके लिए कौन सी क्लाइमेट जरूरी है, कितना टेम्परेचर जरूरी है, कौन से टाइप्स की सॉइल की जरूरी होती है, कितने पानी की जरूरी होती है। तो जो यहाँ पे लिखा है, दिस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बोथ सीजन, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। जो पिजन पी की क्रॉप्स है, वो दोनों सीजन में हम ग्रो करवा सकते हैं। रबी सीजन में भी ग्रो करा सकते हैं और खरीफ सीजन में भी ग्रो करा सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि इसकी जो ओवरऑल टेम्परेचर की जरूरी है, वो कितना है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। 30 से 35 डिग्री सोइंग टाइम टेम्परेचर, यानी कि जब हम लगा रहे हैं तभी की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? जब ये जो, अगर हम सोइंग कर रहे हैं यानी सीड बुआई कर रहे हैं, तभी की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 35 33 भी चलेगा। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमें टेम्परेचर की ज्यादा जरूरी होती है। तो वो कितनी होनी चाहिए? 35 से 40। तो अप्रोक्सीमेट ओवरऑल टेम्परेचर कितना जरूरी हो गया? ओवरऑल हो गया जरूरी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एग्जाम में इतना भी लिख देते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड 32 to 35 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ, rainfall, it required how much rainfall? It required 650 mm per year per season. It required how much rainfall? 650 mm. And it is grow different types of soil, but sandy soil to loamy soil is suitable for the cultivation. यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो पिजन पी क्रॉप्स है, वो सारे सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उसकी उपज हो सकता है। लेकिन जो बलुआई मिट्टी है, उसमें अच्छी फसल हम उगा सकते हैं। तो सॉइल की पीएच रेंज कितने से होनी चाहिए? 6.5 से लेके 7.5 तक होनी चाहिए। जो कि हमने यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें याद रखना है। और दूसरी, कौन से टाइप्स की सॉइल की जरूरी होती है। तीसरी बात हमें यह याद रखना है कि ये रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन में हम ग्रो करवा सकते हैं। और इसके बाद हमें याद रखना क्या है कि इसकी कितनी पानी की आवश्यकता होती है, रेनफॉल की, और क्या सुटेबल पीएच रेंज होगा। उसके बाद क्या है? लैंड प्रिपरेशन। यहाँ पे है लैंड प्रिपरेशन स्पेसिंग। हम इस में देखते हैं कि अगर हम पिजन पी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, पिजन पी की खेती कर रहे हैं, तो हमें कैसी जरूरी लैंड की कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया, फील्ड शुड बी प्रॉपर डीप प्लोइंग बिफोर द स्टार्टिंग रेन। यानी कि वर्षा के होने से पहले फील्ड को, जो हमारे फील्ड है जहाँ पे हम अरहर लगाएंगे, जो खेत है, उसको प्रॉपर प्लो करना है, डीप प्लोइंग, यानी कि ज्यादा गहराई में प्लोइंग करना है खेत की। कल्टीवेशन, खेत की क्या करना है हमें? प्लोइंग करना है, यानी कि जुताई करना है। उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे? फील्ड शुड बी फ्री फ्रॉम वीड एंड अनवांटेड स्टफ्स।
जो हमारी फील्ड है वो फ्री होनी चाहिए। किससे? वीड मतलब खरपतवार से। जो अनवांटेड स्टफ मतलब जो स्टोन होते हैं, पत्थर, ईंट, और जो भी अनवांटेड प्लांट पदार्थ है, उससे क्या होनी चाहिए? हमारी फील्ड फ्री होनी चाहिए। लैंड शुड बी लेवल प्रॉपरली। जो हमारी खेत है उसको हम लेवल करके रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एक अगर बरसात होती है तो पानी एक जगह पे जमा ना हो। उसके बाद हमें एक बात की और ध्यान में रखनी होगी कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। तो डिस्टेंस जिसको हम लोग स्पेसिंग करते हैं, तो स्पेसिंग कितना होनी चाहिए? जो रो है, रो टू रो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? ये ये गलत हो गया है। जो रो होता है, एक रो ये हो गया, दूसरी रो ये हो गया, तीसरी रो ये हो गया। तो रो टू रो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 50 से 70 सेंटीमीटर का, एक रो से रो। लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यानी ये होना चाहिए 20 से 30 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? जो अगर हम सीड की बुआई कर रहे हैं तो कितने गड्ढे तक हम सीड को डाल सकते हैं? 5 से 7 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल क्या हो गया कि रो टू रो डिस्टेंस होनी चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट होनी चाहिए 20 से 30 सेंटीमीटर। और डिप्थ कितना होनी चाहिए? जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं स्पेस सोइंग टाइम एंड वैरायटी। ये क्या पहले ही हमने बोला था जब हम क्लाइमेट में डिस्कस किए थे कि जो पीजन पी है वो खरीफ सीजन भी होते हैं और रबी सीजन भी होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि रबी सीजन वाले क्रॉप्स हम कब लगा सकते हैं और खरीफ सीजन वाले कब लगा सकते हैं। तो इसको रबी सीजन के अंदर में लिया गया है, लेकिन हम इसकी सोइंग जो है वो क्या क्या है कि जो खरीफ सीजन की क्रॉप्स है उसमें हमें ध्यान रखना होगा वैरायटी का भी। वैरायटी भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ पिजन पी। तब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या वैरायटी है। कम से कम हमें दो वैरायटी का नाम याद रखना ही है। ये इम्पोर्टेंट होता है कोई भी क्रॉप्स में। तो जो खरीफ सीजन है उसकी सोइंग टाइम, यानी कि सोइंग टाइम मतलब जो बुआई की टाइम है वो कब से कब है? 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। इसकी सोइंग टाइम है कब? 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होता है। और जो रबी सीजन है उसका होता है कि लास्ट अगस्त से बीच बीच तक मई के, लास्ट अगस्त से बीच सितंबर तक, मिड सितंबर तक हम कर सकते हैं। जो खरीफ सीजन है उसकी कौन कौन सी वैरायटी है जो हमें याद रखना है? वो बहार है और पूसा है। और जो रबी सीजन है उसमें कौन कौन सी वैरायटी है? पूसा है, इसमें भी पूसा 9 है, उसमें भी पूसा 9 है। तो ये याद रखने में हमें आसानी होगी कि पूसा 9 है जो रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों में बो सकते हैं, जो कि पिजन पी की वैरायटी है। और दूसरा क्या है? जो रबी सीजन में वैरायटी जो है वो क्या है कि शरद है। अब हम ध्यान में रखेंगे कि हमें कितनी सीड की जरूरी होती है, कितना सीड हमें लगेगा। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है कि जो खरीफ सीजन के क्रॉप्स है उसमें 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर और 5 से 6 केजी पर एकड़। अगर एकड़ की हम बात करें तो तो 5 से 6 केजी पर एकड़ की जरूरी होता है। एकड़ की अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ये किसके लिए था? ये था खरीफ सीजन के लिए। अगर हम रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में क्या है? 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। रबी सीजन में इतना सीड, इतना बीज की जरूरी होता है। किसके लिए? सोइंग के लिए। इतना अगर हम बीज डालते हैं 1 हेक्टेयर में तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फील्ड है वो प्रॉपर ग्रो करेगा और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ग्रो करेगा। अगर हम अब हम देखते हैं कि जो सीड हम डालेंगे उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके उपचार करके डालेंगे जिससे कि हमारा क्या हो? प्रॉपर जर्मिनेशन हो। जिससे क्या हो कि कोई भी प्लांट पैदा होते ही इफेक्टेड या जर्मिनेशन, यानी कि जो प्लांट्स अगर ये वृद्धि करते ही तुरंत डिजीज से अफेक्ट ना हो जाए, तुरंत प्लांट सूख ना जाए। या कोई अगर हम मिट्टी के नीचे अगर डाल रहे हैं
तो वहीं पे हमारा जो सीड है वो खराब ना हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सीड को ट्रीट करना होता है। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि सीड शुड बी ट्रीटेड बिफोर 48 आवर ऑफ सोइंग विथ थीरम कार्बेंडाजिन, थीरम 2 ग्राम्स एंड कार्बेंडाजिन 1 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। यानी कि सीड को सोइंग करने से 48 घंटे पहले हमें थीरम थीरम और किसमें कार्बेंडाजिम में क्या करना होगा, उसको सोक करना होगा, उसको डुबा के रखना होगा और इसको मिक्स करके रखना होगा। जिससे क्या होगा कि हमारे सीड प्रॉपर ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा। और दूसरा ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से, जो कि कितना 7 से 10 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। ये दोनों क्या था, सीड का ट्रीटमेंट के लिए था। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर, खाद की कितनी आवश्यकता होगी, जो उर्वरक है वो कितना जरूरी होगा जिससे कि हमारा प्रॉपर ग्रो हो सके। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूरिंग द प्लो वी कैन अप्लाई जिंक एंड सल्फेट। जब भी हम खेत की जुताई करेंगे, जब भी हम खेत को कल्टीवेट प्लोइंग करेंगे, तभी हम जिंक और सल्फेट अप्लाई कर सकते हैं अगर इसकी आवश्यकता है तो। अब कितना अप्लाई करेंगे, 25 kg पर हेक्टेयर। एंड एनपीके की अगर बात करें तो एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटासियम, वो कितनी हमें आवश्यकता होगी, हमें नाइट्रोजन 20 kg डालना है और 40 kg क्या डालना है, पोटाश फॉस्फोरस 40 to 50 kg डालना है। और पोटास कितना डालना है, पोटास की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद एक बार हम और फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ यूरिया अगर आवश्यकता है तो। अब वो हम कब अप्लाई करेंगे, आफ्टर द 20 to 30 डे ऑफ द सोइंग। हम जब बुआई किए हैं उसके 25 से 30 दिन बाद 22 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया हम अपने जो फील्ड है जहाँ पे हम पिजन पी ग्रो कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं वीड मैनेजमेंट कैसे करना है। और इरिगेशन भी अगर अगर आवश्यकता है तो हमें इरिगेशन भी करना होगा, पानी की आवश्यकता है तो हमें पानी भी डालनी होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वीड मैनेजमेंट। अक्सर पिजन पी के क्रॉप्स में हमें ज़्यादा पानी की जरूरी नहीं होता है, इसीलिए हमने पानी के बारे में इरिगेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो अगला हमने बोला था कि वीड मैनेजमेंट, जो खरपतवार होती है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन पिजन पी इट रिक्वायर 2 टाइम्स ऑफ वीडिंग। इसको 2 बार वीडिंग की जरूरी होती है। फर्स्ट वीडिंग आफ्टर द 25 to 30 डेज। पहला जो वीडिंग है वो हम कब कर सकते हैं, 25 to 30 डेज पे सोइंग के बाद। और दूसरा वीडिंग कब कर सकते हैं, दूसरा वीडिंग की जो आवश्यकता होती है वो कब होती है, आफ्टर 40 to 50 डेज ऑफ द सोइंग। यानी कि सोइंग के 45 से 50 दिन बाद हम दूसरा सोइंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा, अगर अगर मैनुअली, ये हम मैनुअली वीडिंग करेंगे, जो मैनुअली वीडिंग होता है उसमें हाथ या खुरपे से हम वीडिंग कर सकते हैं, या और कोई इक्विपमेंट से जो हम वीडिंग करते हैं उसको मैनुअली वीडिंग में लेते हैं। अगर हम वीड का कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा केमिकल है, पेंडीमेथिलीन 30 EC जो है, वो 3 लीटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 3 लीटर डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। जो हमारे फील्ड में इंसेक्ट लगते हैं उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के इंसेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट है पॉड बॉर्डर एंड सेकंड है प्लोमो मौत। जो इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है और उसके बारे में जो डिस्कस किया गया वो है प्लामो स्मूथ। वो क्या करते हैं कि वो कैसे डैमेज करते हैं, द लार्वा डैमेज द सीड एज वेल एज कॉज द फ्लावर बर्ड्स एंड pod to drop. It is also enter into the pod and feed for the developing grain. ये इंसेक्ट्स है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसेक्ट्स कैसा है। वो क्या करते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, जो कि बर्ड्स निकलते हैं, अगर ये
पिजन पी के प्लांट्स है, अगर हम बात करें ये अगर पिजन पी के प्लांट्स है, तो जो पॉड्स निकलेंगे यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, खा जाते हैं। और दूसरा फ्लावर्स को खा जाते हैं। जो पॉड होते हैं उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, जिससे आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो प्लम मॉथ जो इंसेक्ट्स है वो कैसे होल कर दिया है पिजन पी के ये पॉड्स है उसमें, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और कौन कौन सा केमिकल है, वो है कार्बाइल। एट द रेट कार्बाइल कितना 0.2% यूज करेंगे। और मिथाइल पाराथियोन, ये दूसरा केमिकल है जो भी हम 2% यूज करेंगे, जिससे क्या कार्य हो सकता है, हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अफेक्टेड प्लांट्स है उसको हमको रोग आउट कर देना है, यानी कि उखाड़ के फेंक देना है। और हमें क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटी, वी कैन यूज द रेजिस्टेंट वैरायटी। अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करते हैं तो हमारे जो इंसेक्ट्स है वो कंट्रोल में आ सकता है। अब हम देखते हैं डिजीज के बारे में, कौन कौन से डिजीज है जो कि पीजन पी क्रॉप्स को हार्म पहुंचाता है और हम उसकी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पिजन पी में मुख्य रूप से 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं। फर्स्ट है विल्ट एंड सेकेंड है स्टेराइल मोजाइक वायरस डिजीज, जो कि हमने पहले ही बोला था कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें जैसे डिस्कस किया गया है मैं भी वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहां पे इम्पोर्टेंट दिया गया है स्टेराइल मोजाइक डिजीज का। जो स्टेराइल मोजाइक डिजीज है वो कॉज करता है मोजाइक वायरस से, जो कि मोजाइक वायरस है उससे कॉज करता है। उसकी सिम्टम्स क्या है कि प्लांट्स आर पेल ग्रीन एंड बूसी इन अपीयर विदाउट ऑफ द फ्लावर एंड पॉड्स एंड अफेक्टेड प्लांट्स आर stunted ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड। यहाँ पे जो सिम्टम्स है, इसकी लक्षण हम कैसे पता करेंगे कि इसमें स्टेराइल मोजाइक वायरस डिजीज हो गया। जो भी प्लांट्स है उसकी जो पिजन पी के प्लांट है उसका लीफ क्या होगा कि भद्दा वेलो कलर का, भद्दा वेलोइस ग्रीन हो जाएगा, इस पे डॉट डॉट हो जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बुशी हो जाएगा, यानी कि इसका कहने का यह अर्थ ये है कि इसमें प्लांट्स में क्या होगा कि ग्रोथ रुक जाएगी और पत्ते जो छोटे छोटे हो जाएंगे, मुरझाए मुरझाए हो जाते हैं। और क्या होता है कि प्लांट सूखने लगते हैं, क्योंकि जो इसकी इंटरनोड्स है, ये इंटरनोड जिसको हम लोग गांठ कहते हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे गांठ रहता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट छोटे हो जाते हैं, जो कि कम दूरी पे हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट सूखने लगते हैं। तो ये इस डिजीज का लक्षण था। हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के पहले के लिए सबसे पहले हमें रोगिंग आउट द इन्फेक्टेड प्लांट। जो प्लांट्स इफेक्ट हो गया है डिजीज से, जिस प्लांट में ऐसा डिजीज हो गया उस प्लांट को सबसे पहले हमें उखाड़ के फेंकना होगा, जिससे कि दूसरा प्लांट इससे अफेक्टेड ना हो। और दूसरा क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेजिस्टेंट वैरायटी, जो कि अच्छी वैरायटी है वो ग्रो करना होगा, जिससे हमें क्या होगा कि अरहर की क्रॉप में हमें प्रॉपर यील्ड मिल सके, प्रॉपर उपज हो सके। और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, फिनाकाजक्यून, जो फिनाक्यून है वो अप्लाई कर सकते हैं। कितना, पर एम एल यूज कर सकते हैं, 1 ग्राम पर एम एल 1 लीटर में डालेंगे। और ये हम अगर आवश्यकता है तो 15-20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डिजीज है उसके बारे में, अगर हम चाहे तो दूसरा डिजीज जो विल्ट है उसके बारे में ओवरऑल बता सकते हैं कि जो विल्ट डिजीज है इसमें क्या होता है, जो लीव्स होता है वो क्या होता है, वेलोइन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ड्राई करने लगता है। इंटर जैसे कि ये लिप्स है तो ये ड्राई होने लगता है साइड साइड से और वेलो वेलो हो जाता है, जिसमें हम पता करेंगे कि वो विल्ट डिजीज है। अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग, जो इसकी कटाई है वो कैसे और थ्रेसिंग किया जा सकता है। तो हार्वेस्टिंग कब करना है, हार्वेस्टिंग में कब करना है, तो लिखा गया कि विथ 2/3 ऑफ द 3/4 pod at maturity judged by the changing their
कलर टू ब्राउन इज द बेस्ट हार्वेस्टिंग टाइम। अगर हम क्या करेंगे कि अगर कोई हमारे पास प्लांट्स है, उस प्लांट्स में देखेंगे कि जो पॉड्स है, जो अरहर के पॉड्स लगे हुए हैं, उसको हम जज करेंगे कि जब तक ये ब्राउन इन कलर में नहीं हो जाता है तब तक हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी क्या होती है, प्रॉपर टाइमिंग होती है। उसमें क्या है, द प्लांट्स आर यूजुअली कट बाय विद द सिकल्स। हम प्लांट्स को कट कर सकते हैं किससे, सिकल्स, मतलब कि हंसुए, जो जिसको हम लोग हासू कहते हैं, उससे हम उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हार्वेस्टेड प्लांट शुड बी लिफ्ट इन द फील्ड फॉर सन ड्राइंग फॉर 5 to 7 days डिपेंडिंग ऑन द सीजन। हार्वेस्टिंग के बाद हमें प्लांट्स को धूप में रखना चाहिए जिससे कि वो सूख सके। कितना दिन, 5 से 7 दिन रखेंगे। ये डिपेंड करता है किस पे, सीजन पे, कैसा सीजन है, कैसा मौसम है, उस पे हमें डिपेंड होना होगा कि हमें प्लांट्स को कितना सुखाना है। उसके बाद क्या है, थ्रेसिंग इज डन एदर बाय बीटिंग द पॉड्स विद द स्टिक और पुलमैन। यहाँ पे कहा गया है कि जो थ्रेसिंग है हम क्या कर सकते हैं, जो स्टिक है जिसको हम लोग छरी कहते हैं, छरी के उपयोग से पॉड को अलग कर सकते हैं प्लांट से, या इसको क्या कर सकते हैं हम, पुलमैन थ्रेसर जो होता है उससे भी अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद हमें फिर से दोबारा इसको ड्राई करना होगा। 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन तक हमें इसको ड्राई करना होगा। द क्लीन सीड शुड बी सन ड्राई 3 to 5 days टू bearing their moisture content 9 to 10% टू सेफली स्टोर इज अप्रोप्रिएट पेंस। हमें इसको दोबारा इसलिए सुखाना होगा जिससे कि इसकी मॉइस्चर परसेंटेज कम होके 9 से 10% हो जाए, जिससे कि क्या होगा कि हम उसको प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं। हमारे सीड खराब नहीं होगा, जो हमारे पिजन पी है वो खराब नहीं होगा। ड्यूरिंग द स्टोरेज अप्लाई द एपीएल टैबलेट्स, जो पर क्विंटल 1 to 2, जो जब हम स्टोर करने लगेंगे तो उसमें हम 1-2 एपीएल एक टैबलेट्स आता है वो डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा कि इंसेक्ट्स उसमें नहीं लगेगा और हमारे पॉड्स क्या होंगे, जो भी ग्रेन्स है, जो सीड्स है, पल्स का जो पिजन पी का सीड्स है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अगर हम उपज की बात करें तो उपज में 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है खरीफ सीजन वाले वैरायटी में, और 15 से 16 क्विंटल होता है रबी सीजन वाले वैरायटी में। तो ये सारे था जो हमने डिस्कस किया है, वो कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसकी मॉइस्चर कितनी जरूरी, पहले डिस्कस किया जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, उसके बाद व्हाट टाइम टू सोइंग एंड व्हाट नीड, हाउ मच नीड टू सोइंग टाइम एंड हाउ मच नीड सीड रेट, और इसके बाद हमने डिस्कस किया कितनी फर्टिलाइजर जरूरी होता है, वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हमने देखा कि कितना उपज हो सकता है। तो ये सारे किसके बारे में था, ये सारा हमने डिस्कस किया है अभी। जो सारा था किसके बारे में, कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी। तो थैंक यू, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है।